चलिए, ये लैपटॉप बनने गया था, आज बन के आया है। ये लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया था। आज क्लियरिटी थोड़ा अच्छी होगी, क्यों चिराग? कल कुछ रैंक्स आई थी, आपने देखी चिराग? संदीपन का रैंक और अच्छा आना चाहिए था, वो थोड़ा सा मैथ का पेपर उसका गड़बड़ा गया था संदीपन का। आवाज आ रही है चिराग मेरी? यस सर, आ रही। तुम्हारी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है? फिजिक्स उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। और 11th का रिवीजन हो रहा है तुम्हारा? मैं ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाया, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। टाइम दीजिए उसको और करते रहिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन, और टेस्ट जो भेजते रहते हैं उसको करते रहिए ना। वो जो टेस्ट हमने भेजे थे कंप्लीट कर लिए वो चिराग? सर पूरे तो नहीं हुए पर हो गए, एक थोड़े बहुत हो गए। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा करना है ना? आपने बहुत भेजे। हाँ तो अभी और भेजेंगे, है ना? अभी जाके फिर और भेजेंगे। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए ये जो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मतलब ये मटेरियल वेव्स नहीं है। दीज आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स। these are the नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स में डिफरेंस पता है आपको चिराग? क्या होता है डिफरेंस? नहीं सर। साउंड वेव में बताया था मैंने आपको। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी और इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तो मीडियम इंडिपेंडेंट वेव्स होती है। क्या होते हैं ये? मीडियम इंडिपेंडेंट। चिराग अब समझ आया? हाँ सर। मीडियम इंडिपेंडेंट वेव्स होती हैं ये, मीडियम पर निर्भर नहीं करती है। और ये बनती क्या है, सोर्स क्या है इनका? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMWs। EMWs बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोर्स क्या है इसका? आपको मालूम है सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? EMWs। चिराग, सोर्स क्या होता है इनका? सर आज थोड़ा गला बैठा सर, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई नहीं। इनका जो सोर्स होता है ये मूविंग चार्ज होता है, बट एक्सिलेटेड मूविंग चार्ज होना चाहिए। एंड सोर्स इज एक्सिलेटेड मूविंग चार्ज। एक्सिलरेटेड मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज। जब भी कोई भी टाइम वेरिंग, जब भी कोई भी चार्ज एक्सिलेट होता है, Q चार्ज है, अगर b वेलोसिटी से इसको एक्सिलेट कराते हैं, b वेलोसिटी है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये क्या करता है स्पेस में दो तरह की फील्ड क्रिएट करता है। दो तरह की फील्ड कौन कौन सी क्रिएट करता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो दोनों ही टाइम वेरिंग फील्ड होती है। ओके, मान लेते हैं ये, क्या बोल रहे हैं सर? ये हिंदी में रिपीट कर दीजिए सर। जब भी कोई भी चार्ज
एक्सेलेरेट होता है स्पेस में, तो दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस जेड एक्सिस है, और दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो यही होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी इस तरह से, इस तरीके से। यानी इन दोनों के प्लेन जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का प्लेन होगा वो जेड एक्स प्लेन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का जो प्लेन होगा, ये जो हमने दिखाया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, और ये जो वाई डायरेक्शन में दिखाया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाई डायरेक्शन में जो दिखाया दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर दिखा देते हैं वाई डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इस तरीके से। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ये डायग्राम तो। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो वही है, वही एक डायग्राम ही है, उसी तरह का डायग्राम है ये। तो इसमें दो वेव्स एक साथ मिक्सअप होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिक्सअप होती हैं। ओके, और इनके म्यूचुअल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई जेड प्लेन में है, ये जेड एक्स प्लेन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी वो वाई एक्स प्लेन में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो इनका एक्स एक्सिस होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका जो वेव फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव फंक्शन होगा वो होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका वाइब्रेशन जो होगा वाई एक्सिस, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस की तरफ होगा, वाई एक्स प्लेन में होगा मतलब ये। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसका वाइब्रेशन जेड एक्सिस की तरफ होगा, इसका एम्पलीट्यूड होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और दोनों के बीच में फेस एंगल 0 होता है, पाई 0 होता है। यानी जब ये मैक्सिमम होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, तब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ओके, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अब ये वेव इधर जा रही है, ठीक है, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मेन फीचर्स लिख लीजिए इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलिए हिंदी में समझा दीजिए कुछ। बेटा क्या कुणाल? चलिए हिंदी में समझा दीजिए, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, हिंदी में समझा देता हूँ, पहले लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्स है। सही, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा क्या? हाँ, के एक्स ही लिखा है, वो के एक्स ही लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड propagating along positive x-axis perpendicular to y-z डायरेक्शन, ठीक है। अभी हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कुणाल इसको कि जो विद्युत चुंबकीय वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय वेव्स होते हैं इसको, और इनको ये हमारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती हैं, और इनका जो मेन सोर्स होता है वो होता है एक चार्ज जो कि एक्सेलेरेट होता है। मतलब कोई भी चार्ज अगर एक्सेलेरेट करेगा मतलब त्वरित होगा तो स्पेस में दो फील्ड्स प्रेजेंट हो जाती हैं।
एक आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और इनकी मिक्सिंग से जो बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये होता है। ठीक है भाई, ओके। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के इक्वल वो होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों की इक्वल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस बाय मैक्सवेल, तो लिख लीजिए, नेक्स्ट इज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस। हटा दूं चिराग? नो सर। लिख लीजिए। चलिए ऊपर का और समझा दीजिए। ऊपर का कौन सा? ये ये स्टार्टिंग से दीज आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स, बताया था हमने, ये पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। नॉन मैकेनिकल मतलब पदार्थ पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए इनको हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, है ना। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग। दीज आर अयांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग मतलब दो तरह की तरंगें होती हैं, यांत्रिक एंड अयांत्रिक। तो ये अयांत्रिक तरंगें होती हैं जो कि आवेश के त्वरित होने की वजह से बनती है। दो फील्ड्स मौजूद हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आवेश जब कहीं एक्सीलेट होता है तो वहां पे दो फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो आपस में एक दूसरे के प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। उनके आपस में मिल जाने से, यानी ये दो आपस में वेव मिल जाएंगी, तो इन दोनों के वेव के मिल जाने से ये वाली वेव बन जाती है, ये वाली, और इस वाली वेव को विद्युत चुंबकीय वेव बोलते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय वेव खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, दोनों का मिक्स होता है। आर यू गेटिंग? मिक्स तो Yes, sir. समझते हो ना, मिलने से। यस सर। ओके, हटा दू कुणाल? एक सेकंड सर, क्या? एक सेकंड सर, नोट कर रहा। अच्छा, जल्दी करें। यस सर। हटा दूं? हटा दूं कुणाल? एक सेकंड सर, सॉरी के सर। यस सर। तो थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल equations of EM waves, electromagnetic waves, a changing magnetic field and a changing electric field and magnetic field. चेंजिंग मतलब टाइम के साथ चेंजिंग, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produces space wave, produces a wave called electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है? मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ ईएम वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशंस of electromagnetic waves, मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहली इक्वेशन जो होती है वो वही है जो गॉस लॉ में हम लोग यूज करते हैं, E डॉट ds। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ होता है, E डॉट ds, ds एरिया होता है, इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है।
ये भी यूज होती है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ है, मैग्नोस्टैटिक्स में लगता है, मैग्नोस्टैटिक्स। कोई मैग्नेट के कारण, अगर कोई मैग्नेट रेस्ट में है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसके इफेक्ट को जो स्टडी किया जाता है उसको मैग्नोस्टैटिक्स बोलते हैं। कोई भी मैग्नेट अगर रेस्ट में है और वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसके इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नोस्टैटिक्स। तो मैग्नोस्टैटिक गॉस लॉ बोलते हैं इसको, मैग्नोस्टैटिक गॉस लॉ। चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, इसलिए जितना फ्लक्स आउट होगा उतनी फ्लक्स इन होगा, तो नेट फ्लक्स 0 होता है। तीसरी जो इक्वेशन होती है, के अंदर आते हैं क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड सब इसी के अंदर आते हैं, मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, जैसे बार मैग्नेट है ना, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट है ना, पोटेंशियल ऑफ बार मैग्नेट है ना, डाइपोल। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गई, ये सब इसी में आएगा। हाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स में यस यही उसमें आता है सब। कोई भी मैं चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से जो इफेक्ट पड़े जाते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसी में आता है। ठीक है, यस सर। ओके। तीसरा जो होता है वो होता है ई डॉट, ये हमने इक्वेशन याद करो, हमने लिखवाई थी। अब इस इक्वेशन का नाम आप बताना चिराग क्या है। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस के डी फाई ई बाई डी फाई बाई डी टी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, याद करो, ये इक्वेशन मैंने वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उसकी इक्वेशन हाँ है। तो इसमें ये तब होता है जब टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो स्पेस में, क्या हो, टाइम बेरिंग टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी क्लोज लूप बनाती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डी फाई बी बाई डी टी लिखते हैं, सॉरी डी फाई बी बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी होता है यहाँ, डी फाई, इसको सही से कर लीजिए, दिस इज डी फाई बी बाई डी टी। सर ये फर्स्ट और सेकंड में कौन सा लॉ लिखा है सर? बेटा क्या, एक मिनट इसको लिख दूं एक बार, डी फाई बाई डी टी, पहला वाला सर फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी गॉस लॉ, वैद्युत स्थितिकी गॉस लॉ बोलते हैं, गॉस लॉ, गाउस लॉ, वैद्युत स्थितिकी गॉस लॉ। और इसको बोलते हैं चुंबकीय स्थितिकी, इसको बोलते हैं चुंबकीय स्थितिकी, चुंबकीय, मैंने लिख लिया सर, हैं सर लिख लिया, मैंने लिख लिया। अच्छा लिख लिया, तो आप क्या पूछ रहे थे? नहीं मतलब आप मत लिखिए, मैंने लिख लिया। अच्छा आपने लिख लिया, तो मैंने कहा आपको लिख के बता दूं। ओके, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं विद्युत प्रेरण क्षेत्र। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई जो है प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपकी असंरक्षित होती है, क्या होती है, असंरक्षित, असंरक्षित कैसे बोल सकते हैं, असंरक्षित, असंरक्षित होती है, असंरक्षित होती है मतलब नॉन कंजर्वेटिव। चिराग कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है,
in nature. और इसको होते हैं टाइम वेरिंग जब मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जब when time varying magnetic field is present, when time varying magnetic field is present, जब कोई स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तब ये आता है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन के बाद अब फोर्थ इक्वेशन जो होगी, थर्ड के बाद जो फोर्थ इक्वेशन होगी, आरुषि ने क्लास थोड़ा सा मिस कर दी, अब चलो उसको अभी आई आरुषि, तो कोई बात नहीं, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आरुषि विद्युत चुंबकीय ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने स्टार्ट कर दिया है, इसके पहले आपने थोड़ा सा मिस कर दिया है क्लास, तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिया है, वो हम आपको इसमें शेयर कर देंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। आरुषि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो नॉन, there was a problem with the Zoom, it wasn't getting connected. Okay, no problem beta, but I am again repeating whatever I taught, है ना। So listen, so electromagnetic waves are electromagnetic waves are non-mechanical waves. Non-mechanical waves means the waves which are medium independent, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं उसको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो मीडियम पे डिपेंडेंट होती हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट किया है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं EMWs, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, और इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था कि जब भी कोई चार्ज, कोई क्यू चार्ज अगर स्पेस में मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही हो, इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी तो क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा ये, मतलब उसमें एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन आने के कारण क्या होता है, ये जो चार्ज जो मूव करा ये स्पेस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों टाइम वेरिंग फील्ड्स होंगी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस XY प्लेन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर XY प्लेन में है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ZX प्लेन में होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, तो ये आपस में मिक्सअप हो जाती है। मिक्सअप होने के बाद ये जो वेव बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसका हमने पहले एक फर्स्ट पेज में डायग्राम में प्रॉपर दिखाया है, वो डायग्राम आप देख लेना। इसके बाद हमने मैक्सवेल की बात करी थी, इनको इन वेव्स के बारे में जानकारी किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस में कहा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन सब की प्रॉपर्टी यूज करता है। यानी मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या है, पहली इक्वेशंस तो ये है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equal to total charge enclosed by the electric field by the closed surface, है ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ, ये बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। और मैग्नेटिक फील्ड का जो गॉस लॉ होता है B डॉट ds इज इक्वल टू टोटल, ये होता है मैग्नेटिक स्टैटिक्स गॉस लॉ होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी जाए तो वो क्या करता है, अपने अराउंड सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, जिसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है E डॉट dl का मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप, इसको क्लोज लूप बोलते हैं। क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस के d∅b/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब जो फोर्थ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो हमारा ये जो था ना एम्पियर सर्किटल लॉ, इसी को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था फोर्थ इक्वेशंस के लिए। मैक्सवेल मॉडिफाइड Ampere's law for time varying electric field, in space, time varying electric field in space,
क्या है? जनरली एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है मैं बता देता हूँ। बी डॉट डी एल, आपको याद होगा बी डॉट डी एल इजिकल टू होता है म्यू नॉट टाइम टोटल करंट इनक्लोज, ये एम्पियर सर्किट लॉ होता है। इसी को मॉडिफाई किया उन्होंने, एम्पियर्स लॉ होता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट आई के बराबर ना होके थोड़ा सा चेंज होता है, म्यू नॉट आई प्लस आई डी होता है। ये इन्होंने मॉडिफाई किया, एक्स्ट्रा इन्होंने क्या मॉडिफाई किया, ये मॉडिफाई किया। जहां पे मैं बता दूं कि म्यू नॉट आई प्लस आई डी को जो इन्होंने लिखा, आई डी को लिखा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, डी फाई ई बाई डी टी, है ना। तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा लिखा इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ये जो नया टर्म लिखा ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा करंट लिखी गई है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसको हम लोग स्पेस करंट का नाम भी देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक रहेगी जिसको हम लोग स्पेस करंट भी बोलते हैं, स्पेस करंट। और ये करंट मौजूद तब तक रहेगी जब तक स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। it is when it is present up to the time up to the time when there is presence of time varying electric field, time varying electric field in space, time varying electric field in space। ये, और जब टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। ये जो कहलाती है, ये वाली जो करंट है ये कंडक्शन करंट है। ये वाली करंट कैसी है, दिस इज कंडक्शन करंट, कंडक्शन, दिस इज कंडक्शन करंट। तो इसमें फटाफट नोट कर लीजिए जरा। मतलब अब इसका यूज कहाँ होता है मैं इसको एक थोड़ा सा बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लिख लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। ये समझ आया आप लोगों को सभी को? सर ये बता दीजिए सर एक बार, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को बोलते हैं विस्थापन धारा। एक मिनट, कोई आया सर? सूर्यांश देखो कोई है, एक गिलास पानी भी दे देना। तो ये क्या कह रहे हो कुणाल, क्या समझना है बेटा? सर ये नीचे साइड पानी दे दो। क्या कुणाल? सर ये नीचे साइड जो लिखा है ना सर, ये जो रेड से लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। यस सर, पूरा नीचे का। हाँ मैं पूरा हिंदी में बता देता हूँ। ये देखो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी। उसमें से 4th इक्वेशन जो होती है वो एम्पियर्स जो लॉ बताया था एम्पियर ने, उसको मॉडिफाई किया गया था। और इसको मॉडिफाई किसने किया था? मैक्सवेल ने। कौन है? पानी दे दीजिए जरा। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया तो उसने बताया था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज लूप, ठंडा दीजिए, ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो लिखा है रेड लाइन से, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसको हिंदी में भी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो स्पेस करंट कहलाती है, जिसको हम विस्थापन करंट बोलते हैं। और ये करंट तब तक रहेगी जब तक कि स्पेस में टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी। अगर स्पेस में टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं करेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तो हटा दूं इसको? नो सर ये एक बार बता दीजिए सर हिंदी में। एक बार फिर से बताऊं? सर ये हिंदी में क्या लिखा है? इट इज प्रेजेंट अप टू द
अच्छा लिख दीजिए, हिंदी में लिख दिए। विस्थापन लिखिए, हिंदी में मैं लिख पा रहा हूँ। विस्थापन करंट, विस्थापन करंट जो है वो तब तक रहेगी जब तक कि स्पेस में, स्पेस समझते हो ना, वातावरण में, स्पेस मतलब वातावरण, ठीक है, जब तक कि वातावरण में टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी, टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी, तब तक ये डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद रहेगी। और जब टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी। आरुषि समझ आ गया? आरुषि एंड सरस्वत एंड चिराग? चिराग, यस आरुषि? सर। सर और ये लेफ्ट साइड में ये कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का बोलते हैं चालक करंट, चालक जो जनरली होती है यार, वो वाली करंट चालक करंट। कंडक्शन करंट मतलब चालक करंट। एग्जांपल दूं इसका? आरुषि गॉट माय पॉइंट? आरुषि बेटा, गॉट माय पॉइंट? हटा दूं इसको? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जांपल किस तरह से मिलता है। मान लो हमने कैपेसिटर ले लिया, ये क्या ले लिया हमने? कैपेसिटर ले लिया, और ये सीआर सर्किट ले लिया हमने, रेजिस्टेंस भी ले लिया साथ में, और एक बैटरी लगा दी, डीसी बैटरी लगा दी। आपको सीआर सर्किट पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था चिराग? ओके, ये बैटरी ले ली, ये रेजिस्टेंस ले लिया, और आपने देखा होगा इसका चार्ज जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। कैसे होता है? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन टाउ, याद है चिराग? हाँ तो, इंक्रीज करता तब है। हाँ तो अब मुझे बताइए, जैसे इस प्लेट में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टाइम के साथ वेरी करेगी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट बाई ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम चिराग? सिग्मा को लिख सकते हैं हम क्यू बाई ए, क्यू बाई ए ना। चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, तो अब मुझे बताओ, चूंकि ये चार्ज वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी? करेगी? यस यस। तो क्या होगा इसमें, जैसे इसमें यहाँ ये जो आएगी करंट, ये तो कंडक्शन करंट होगी आईसी यहाँ, और बीच में देखो कोई मीडियम है नहीं, तो यहाँ पे जो करंट जो रहेगी, यहाँ पे जो करंट रहेगी वो करंट अपना रूप ट्रांसफॉर्म कर लेगी, अपना जो फॉर्म बदल जाएगी, उसका करंट का जो है वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। करंट को जो, ये जो करंट होगी वो आईसी जो है अंदर जाके क्या बन जाएगी? आईडी बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगी, मतलब यहाँ तक, और फिर यहाँ पे वापस जब आएगी तो फिर से आईसी बन जाएगी। मतलब इसके बीच में करंट जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी। तो आप कह सकते हो कि कंडक्शन करंट आईसी becomes id in the space between the capacitor plate, कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो अपना क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी आईसी विल ट्रांसफॉर्म, ये क्या आगे ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, ट्रांसफॉर्म अपने आप को रूप बदल लेगी, और वो स्पेस करंट बन जाएगी, यानी इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक रहेगी जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, डी फाई बाई डी टी होता है। इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू ए, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू ए, और एरिया कौन सा लेंगे? प्लेट का एरिया ए होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास हो रही है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए, तो इसमें ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ये होता है, ये पुट कर देंगे क्यू अपॉन क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप देखोगे ए कांस्टेंट कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट कट जाएगा, तो आप देखोगे आई डी जो की वैल्यू आएगी वो आएगी डी क्यू बाई डी टी, यानी टाइम वेरिंग चार्ज अगर होगा, जब भी चार्ज इसमें वेरी करता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ होगी। और जब क्यू टी अगर कांस्टेंट हो जाएगा, अगर क्यू टी कांस्टेंट हो गया, वो कब होगा, जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा स्टेडी स्टेट पर, लॉन्ग टाइम के बाद जब वो चार्ज मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डी क्यू टी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो कब होगी, जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक रहेगी जब तक कि स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आई आप लोगों को, चिराग? यस सर। आरुषि, ये स्पेस में तब तक रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट जब तक कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो चार्ज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो जो मॉडिफाइड लॉ में डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या रोल है वो आपको मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है, ठीक है। तो सिंपल सा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक लाइन में लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पे एक क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए चिराग, एक क्वेश्चन। कुणाल समझाने, कुछ हिंदी में समझाने क्या? कुणाल? यस सर, समझा दीजिए सर। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जांपल क्या था, हमने क्या लिया, एक संधारित्र ले लिया, संधारित्र को कैपेसिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो हमने जब देखा कि शुरुआत में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो चार्ज में धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर हम लोग रेजिस्टेंस ना लेते तो चार्ज एकदम से हाई हो जाता, चार्ज तुरंत कांस्टेंट हो जाता, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट को उसमें प्रोड्यूस होने का टाइम भी ना मिलता, डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट होने का टाइम ही ना मिलता। लेकिन रेजिस्टेंस की मौजूद होने की वजह से चार्ज क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, और वो चार्ज का जो फंक्शन होता है हमने यहाँ ये बता रखा है कि चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है धीरे धीरे। और जब काफी टाइम के बाद क्या होता है, चार्ज जब मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि स्टेडी चार्ज अटेंड कर लेता है, उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या वैल्यू, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये चीज हमने बताई। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि आईसी जो है वो अपना ट्रांसफॉर्म कर लेता है रूप, यानी यहाँ से जो कंडक्शन करंट चलेगी वो आपकी अंदर जाके डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगी, और फिर जैसे ही उसको पार करेगा प्लेट को तो फिर से करंट कंडक्शन करंट बन जाएगी। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी जीरो ना हो जाए। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी तो अंदर करंट रहेगी नहीं, अंदर करंट जीरो हो जाएगी तो आईसी भी जीरो हो जाएगी। अगर आईडी जीरो हो गई तो आईसी अपने आप जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा चलने के लिए, यानी इन डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। क्या हो जाएगा? तो हम बोलते हैं नहीं, जब वो मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, क्यू क्यू नॉट की वैल्यू जब मैक्सिमम आ जाती है तो कंडक्शन करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्लो रुक जाएगा ना, फ्लो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो